आप सभी मित्रों का, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैथ्स बाय अंकुर शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम पेपर का थोड़ा सा एक प्रारूप देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि एसआई में जो हमारी हिंदी आती है, जो एसआई का पेपर है उसमें जो हिंदी का क्या प्रारूप रहता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत ध्यान से हमें प्रश्नों को समझना है और मैं उन्हें कैसे बता रहा हूँ इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। आइए बिंदु पर आते हैं। तो बेटा ये जो पेपर है ये उपनिरीक्षक किसका है? उपनिरीक्षक यानी कि आपका एसआई। उपनिरीक्षक हिंदी में कहते हैं एसआई। और ये जो पेपर आज हम हल कर रहे हैं वो डेट में लिख देता हूँ। ये डेट है, उस डेट में ये पेपर हुआ था। किस डेट में हुआ था बेटा? 21/12/2017 को ये प्रश्न पत्र हुआ था। और आपको पता है बेटा पालियां भी थी, सुबह वाली शाम वाली। तो ये जो पेपर है वो तृतीय पाली का है। किसका है? तृतीय पाली यानी कि तीसरी पाली में ये पेपर हुआ था। जो पेपर आप लोगों के समझ आने वाला है, तो बहुत मन से बेटा आपको समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर। प्रश्न इस प्रकार है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हाँ बेटा, समझना है कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो बेटा अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी भाग 1, तो बेटा उसमें मैंने ये चीज़ समझाई है कि जो हमारी हिंदी है उसका किस प्रकार से उद्भव हुआ है। जो सबसे पहली भाषा थी हमारी मूल भाषा संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। और अपभ्रंश में से एक अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे वे विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों ने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी बेटा। तो जो हिंदी का उद्भव हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। समझ में आ गई ना बेटा बात? ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। और प्रश्न बेटा इस प्रकार है आपके सामने कि गौ, ये गौ जो शब्द है वो, इस गौ शब्द का हमें वचन पहचानना है, यानी कि ये एक वचन है या बहुवचन है, किस प्रकार का है। तो आइए बेटा देखते हैं। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि ये गौ जो शब्द है इसका प्रयोग जो है वो एक वचन में किया जाता है। बताइए किस में किया जाता है? एक वचन में। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि सदा बहुवचन लिख रहा है ना, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा। देखो जो शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं वो मैं कुछ बता देता हूँ, क्योंकि प्रश्न जो है ये इम्पोर्टेंट है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। जिसमें से पहला शब्द मैंने लिखा प्राण, इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो है आपका अक्षत। ठीक है, एक शब्द है आपका हस्ताक्षर। समझ पा रहे हैं ना बेटा मेरी बात? हस्ताक्षर। इसके अलावा और भी हमारे शब्द हैं आंसू, आंसू। इसके अलावा हम और भी शब्द देख लेते हैं जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। इसके अलावा है हमारा बाल। बाल एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम सदा किस में करते हैं? बहुवचन में करते हैं। ध्यान रखना है बेटा इनका पूरी तरीके से। इसके अलावा जो हमारे और शब्द हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ये जो शब्द हैं ये हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं?
बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मैं कोई वाक्य बनाऊं कि मोहन के प्राण उड़ गया, अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या शुद्ध लगेगा? ये हमेशा ऐसे बोलेंगे कि मोहन के प्राण उड़ गए। तो समझ रहे हो बेटा कि प्राण शब्द का प्रयोग किस में हुआ? बहुवचन में हुआ। जैसे हमने एक वाक्य बनाया कि सोहन ने हस्ताक्षर किया, तो बताइए किया क्या शुद्ध लग रहा है? नहीं लग रहा। तो हम ऐसे कहते हैं कि मोहन ने हस्ताक्षर किए। तो आप समझ पा रहे होंगे ये ऐसे शब्द हैं जो कि सदा किस में प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन में किए जाते हैं। इनके अलावा और भी हैं, जैसे कि हमारा होठ आप लोग समझ रहे होंगे, कह सकते हैं हम ओष्ठ, ओष्ठ या होठ जो हमारे शब्द हैं इसका भी किस में प्रयोग किया जाता है? ये सदा कैसा है? बहुवचन। तो थोड़ा सा बेटा आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, सदा एक वचन। जैसे कि हमारा जनता है, जनता आपने सुना होगा, वाक्य बनाए अगर हम कि जनता सामने है, अगर हमने यही वाक्य बना दिया कि जनता सामने है, ऐसे नहीं कहते कि जनता सामने हैं, यानी कि ये शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता। और इस सृष्टि पर जितनी भी चीज़ एक हैं, कितनी है? एक है। जैसे कि पृथ्वी है हमारी, सूर्य है हमारा, तो ये सब हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं? एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और बेटा हमारा वचन संबंधी टॉपिक आएगा तब हम उसमें और विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये। तो ये जो गौ शब्द है इसका प्रयोग किस में होता है? एक वचन। तो आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है इसमें बी, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं। तो बेटा देखो ये एक लाइन दी गई है आपको, एक वाक्य दिया गया है जिसमें आपको जो जगह खाली हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जो जगह खाली हैं उनको हमें फिलअप करना है, उनको भरना है। तो बेटा ये जो प्रश्न है हमारा साहित्य से संबंध रखता है, ठीक है। तो चलिए ऐसे भी कुछ प्रश्न हम बनाएंगे जो फिलअप वाले हो, किस तरीके से इन्हें भरते हैं तो इनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि उत्साह वास्तव में, क्या लिख रहा है? उत्साह वास्तव में, फिर खाली जगह दी हुई है और फिर खाली जगह है कि मिली जुली अनुभूति है। उत्साह वास्तव में, खाली जगह और खाली जगह की मिली जुली अनुभूति है। तो बेटा देखिए पहला ऑप्शन दिया है कर्म और मन, तो ये तो बेटा किसी तरह से फिट नहीं बैठेगा। हम इसे लगा करके भी चेक कर सकते हैं कि जो कर्म शब्द है अगर हम इसे लगाते हैं तो उत्साह वास्तव में कर्म और मन की मिली जुली अनुभूति है, तो कुछ सटीक सा नहीं बन पा रहा है। तो बेटा जैसे ही आप इसमें डी ऑप्शन को लगाएंगे कर्म और फल, तो एकदम शानदार वाक्य आपका बन जाएगा। कर्म और फल, ये जो बेटा लाइनें होती हैं ये हिंदी के विद्वानों द्वारा लिखी गई लाइनें होती हैं, जिनमें से जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हैं हमारे, प्रेमचंद जी हैं। तो ऐसी कुछ लाइनें होती हैं जो अपने आप में बड़ा ही महत्व रखती हैं, बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऐसी लाइनों की एक श्रृंखला हम अलग से बना देंगे आपके लिए। फिलहाल इसे याद रखिए कि पहली खाली जगह में क्या आएगा? यहाँ कर्म और दूसरे में फल। पूरी लाइन को हम पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो बेटा देखो पूरी लाइन है, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। समझ पा रहे हैं ना आप? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, आपको मुहावरा पहचानना है कि जो मुहावरा है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, तो देखो ऑप्शन के आधार पर हम इसे कैसे करते हैं। ये तो इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, निम्न में से जो मुहावरे दे रखे हैं उनमें से सटीक अर्थ कौन सा मुहावरा रखता है। तो देखो बेटा पहला ऑप्शन दिया है जान हथेली पर रखना। तो जान हथेली पर रखने का मतलब होता है कि जब आदमी मरने के लिए बिल्कुल तैयार है कि नहीं, कोई काम ऐसा है कि वो उसे करके ही मानेगा,
जान हथेली पर रखना, यानी कि अपनी मृत्यु अपने हाथ में लेकर के चलना, समझ रहे हो, निडर कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, कठिन कार्य में सफलता। तो देखो ये सी ऑप्शन इसका देखो आप ध्यान से, गढ़ जीत लेना। गढ़ यानी कि कोई किला, और किसी ने, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उन्होंने गढ़ जीत लिया, यानी कि कोई किला जीत लिया। इसका मतलब क्या है कि किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर ली। बताओ यही तो मतलब होता है इसका। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा होगा कौन सा, सी। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का मतलब क्या है कि गढ़ जीत लेना। और भी हैं इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, छक्के छुड़ाना, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो कहने का मतलब है कि पराक्रम दिखाना, शौर्य दिखाना, ठीक है। और गंगा नहाना तो किसी कार्य से मुक्त हो जाना। तो इसका जो सही आंसर हमें मिला कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का मतलब होता है गढ़ जीत लेना। तो हमारा सही जवाब क्या है इसमें, गढ़ जीत लेना। समझ पा रहे हैं ना बेटा आप सभी। और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। तो बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा जा रहा है कि जो कवि शब्द है इसका बहुवचन निम्न में से कौन सा सही है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, दोबारा से भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ी सी मैं चर्चा इसके बारे में कर रहा हूँ, और आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि पेन या कलम या पेंसिल लेकर के अवश्य बैठे होंगे और नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आइए बिंदु पर आते हैं। तो बेटा जो बिंदु पर हम आते हैं तो प्रश्न ये है कि कवि का बहुवचन क्या है। तो बेटा देखो, कवि का जो बहुवचन होगा वो इसमें से सही होगा कविजन। क्या सही होगा, कविजन। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर मुनि का बहुवचन पूछ लेता तो इसमें हम ब्रंद शब्द को जोड़ देते। क्या शब्द जोड़ देते, ब्रंद। हाँ बेटा, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, उनको हमें जोड़ना पड़ता है, जिसमें से एक शब्द आपने देखा जन, और दूसरा मैंने आपको क्या सिखाया, ब्रंद। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मुनि का बहुवचन बताइए तो हम कह देंगे मुनि ब्रंद। ब्रंद का मतलब होता है समूह, मुनियों का एक समूह, ठीक है। आइए और भी देखते हैं हम। जैसे कि पूछा आपसे पाठक, पाठक शब्द का बहुवचन निम्न में से कौन सा सही है, तो हम कह देंगे पाठक गण। क्या बोल देंगे, पाठक गण। और एक और बात मैं बता रहा हूँ, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, कि आप शब्द का बहुवचन पूछा जाए तो ये बनता है आप लोग। क्या बनता है, आप लोग पूछा जा सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे आएगा आप समझ ही पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ कव्य आया है, आपसे पूछा जाएगा कि आप शब्द का बहुवचन निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए एक शब्द और आ रहा है दिमाग में कि अधिकारी। अधिकारी का बहुवचन क्या होगा, तो आप बेटा थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि अधिकारी का बहुवचन होता है अधिकारी वर्ग। क्या होता है, अधिकारी वर्ग। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप लोग ये सब चीज़ें नोट कर रहे होंगे। आप कर रहे हैं ना, ठीक है, नोट अवश्य कर लेना, जिससे रिवीजन करो तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और आप लोगों के लिए ही इस प्रश्न पत्र को हमने आज ही डाउनलोड किया है और आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखो बेटा चीज़ें कैसी आती हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा नोट करें। और देखो थोड़ा सा इस लाइक के बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो अगर कोई नया छात्र है हमारा तो। और बेटा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ठीक है। चलिए बिंदु पर आते हैं दोबारा से। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 कवि शब्द का बहुवचन, तो हमने बता दिया क्या होता है, कविजन। और ये वाली चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। चलिए मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटाना
थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखाई देगा, और यहाँ हमारे बोर्ड के बराबर में आपको यहाँ प्रश्न दिख ही रहे हैं। जब तक अगला प्रश्न आप लोग एक बार इसे पढ़ करके देख लें, अगले प्रश्नों को क्या लिखा हुआ है। तो बेटा प्रश्न है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। देखो क्या पूछा, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं हम कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो ये जो वाक्य है, इसमें ये जो लोकोक्ति आई है, इसका आप लोगों से पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होगा। नोचे या नोचे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकोक्ति है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। तो बेटा ये देखो, इसके भाव को थोड़ा सा हमें समझना है कि कोई बच्चा है और उसे हम अपनी गोदी में बैठा रहे हैं, ठीक है, और वो बच्चा क्या कर रहा है कि हमारी दाढ़ी को नोच रहा है। तो इसका मतलब क्या है। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है व्यर्थ की डींगें हाँकना, यानी कि उल्टी सीधी बातें करना, ये मतलब हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें भलाई पर भी दुष्टता। क्या ऑप्शन है, भलाई पर भी दुष्टता। तो देखो रामू को हम अपनी गोद में बैठा रहे हैं, तो ये हमारा काम कौन सा हो रहा है, भलाई का हो रहा है, लेकिन रामू क्या कर रहा है, दाढ़ी को नोच रहा है, तो इसका मतलब है वो दुष्टता दर्शा रहा है। तो इसका यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बातें करते रहना, परेशान करना। तो बेटा ये पूरे भावार्थ को अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचने का मतलब ये होता है कि हम तो किसी से भलाई का काम कर रहे हैं और वो दुष्टता दिखा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से समझनी है और जो इम्पोर्टेंट बात लगे उसे तुरंत नोट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए एक बार। तो अगला प्रश्न है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं लिख देता हूं, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। इसमें पूछा गया है ये किस काल का वाक्य है, ठीक है। तो बेटा देखिए थोड़ी थोड़ी बातें समझ ले रहे हैं हम, काल जब टॉपिक आएगा तो बहुत अच्छी तरह हम समझ लेंगे। तो बेटा प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। तो ऑप्शन दिए हैं अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा दिया है सामान्य वर्तमान काल, अगला ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, और अंतिम ऑप्शन है संभाव्य भविष्य काल। तो बेटा थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि देखिए इसके पीछे गा आ रहा है, तो गा वाली बातें हमारी किस में होती हैं, भविष्यत काल में होती हैं। और वाक्य को भी पढ़ने से पता पड़ रहा है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यानी कि जो कार्य होगा वो भविष्य काल में होगा। तो ये जो वाक्य है वो भविष्य काल का है। सबसे पहली बात तो हमारे माइंड में ये आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है। तो बेटा इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला प्रकार है सामान्य भविष्यकाल। कौन सा, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा है हमारा संभाव्य भविष्य, ठीक है। और तीसरा है हमारा हेतुमद भविष्यकाल। ये भविष्यकाल के 3 प्रकार होते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो थोड़ी थोड़ी बातें हम समझ रहे हैं कि सामान्य भविष्य क्या होता है, जैसे राम जाएगा, सोहन पुस्तक पढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो जो है उसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना। और बेटा ये जो है संभाव्य भविष्य और हेतुमद, तो इस हेतु का मतलब होता है कारण,
अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेतु शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा सही है, चक्कर में पड़ जाओगे बेटा, इसलिए ध्यान से समझो। इस हेतु का मतलब होता है कारण, और ये जो वाक्य होते हैं वो शर्त वाले वाक्य होते हैं, यानी कि एक वाक्य जो होता है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की अगर बात करूं कि रामू आए तो मैं जाऊं, समझ पा रहे हो ना, कि कोई काम जब होगा तब दूसरा कार्य होगा। रामू आए तो मैं जाऊं, तो ये वाक्य शर्त वाले, ठीक है भाई। मेरे जाने की क्या कंडीशन है कि रामू आएगा, फिर उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो वाक्य होगा वो होगा हेतु हेतुमत। और संभाव्य के यानी कि कोई संभावना हो, शायद कल बारिश हो, समझ पा रहे हैं ना, तो शायद यानी कि संभावना। और बेटा विस्तार से बात तो हम तभी करेंगे, फिलहाल आप समझ लें कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये जो वाक्य है वो भविष्यकाल के सामान्य भविष्य का उदाहरण है, ठीक है बेटा। आइए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। अगला प्रश्न एक बार आप लोग पढ़ लें, इसे देख लें ध्यान से थोड़ा सा। तो बेटा अगला प्रश्न जो है वो है आपका, आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न पर ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत टाइप चल रहा है ये, और बच्चे स्त्रीलिंग को ढूंढ करके टिक लगाते हैं, पहला ही ऑप्शन देख करके खुश हो जाते हैं, ओहो मिल गया। ध्यान रखो, प्रश्न पूरा पढ़ो। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि देखिए क्या पूछा गया इसमें। अच्छा, ये अलंकार वाला है, मैंने ये 9वां पढ़ दिया, अलंकार वाला प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न कि जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, यानी कि उस अलंकार का नाम बताना है, शब्द एक हो और उसके अर्थ कितने हो, अनेक हो, समझ रहे हैं ना। शब्द एक हो और अर्थ कितने हो, अनेक हो, तो उस अलंकार को हम क्या कहते हैं। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि उस अलंकार का नाम होता है हमारा, कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। इसकी क्या होती है कि इसमें कोई शब्द केवल एक बार आएगा और इस शब्द के अनेक अर्थ होंगे, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। कोई शब्द कितनी बार आएगा, एक बार, और शब्द के अर्थ कितने होंगे, अनेक होंगे। कहने का मतलब है कि उस शब्द का शब्द एक है और उसके एक से ज़्यादा अर्थ होंगे, ठीक है। तो इसका जो सही होगा हमारा क्या होगा, श्लेष। चलिए मैं और अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ। एक श्लेष अलंकार का हम उदाहरण ले लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं एक उदाहरण। पानी गए न उबरे, उदाहरण समझना। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, समझना बात को। तो देखो बेटा, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो बेटा यहाँ देखो पानी शब्द केवल एक बार आया है, समझ रहे हैं ना आप। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून में किस शब्द के अर्थ एक से ज़्यादा हैं। तो ये प्रश्न अगर आए तो आपका जवाब होगा पानी। अलंकार श्लेष है, यहाँ पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो मोती के लिए अलग, मानस के लिए अलग और चून के लिए अलग अलग प्रयोग किया गया है। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। देखिए बेटा पानी जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप घूमने जाते हो, कभी ऐसा चांस रहा हो आप घूमने गए हो, या सर्दियों की बात देख लेते हैं, आप कभी घास पर नज़र डालना, उस पर जो ओस की बूंदें होती हैं उनका रूप कैसा होता है, मोती के समान होता है। यानी कि जो पानी है उसमें चमक होती है, किसके समान, मोती के समान, ठीक है। तो पहला पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो पहले ये पानी शब्द का अर्थ क्या है, चमकना, यानी कि चमक, किसके समान चमक, मोती के समान चमक, ठीक है। दूसरा शब्द आया मनुष्य, मानस का मतलब क्या है, मनुष्य। तो बेटा तुमने सुना हो यदि कि तेरी आंखन में तो पानी उनाए, सुना होगा ऐसा कि तेरी आंखों में तो पानी भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शर्म,
अगर मुहावरे की बात करें तो पानी ढलना, तेरा तो पानी ढह गया ओए। पानी का ढलना क्या है? यानी कि शर्म का चले जाना। तो मनुष्य के लिए इसका अर्थ आता है सम्मान। सम्मान, समझना बात को। पूछा जा सकता है कि मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या आया है, तो आपको क्या लगाना है? सम्मान। और चूने के साथ क्या आता है बताइए? तो चूने के साथ बेटा प्रयोग किया जाता है क्या? जल। क्या? जल। तो आपने देखा यहाँ पानी शब्द एक बार है और इसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। तो समझ पा रहे होंगे बेटा, यहाँ हम थोड़ी सी सूक्ष्म में बातें कर रहे हैं, अलंकार और अच्छी तरह आप लोगों को समझने का मौका मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसको एक बार आप लोग पढ़ लें, एक बार अच्छे से देख लें बेटा प्रश्नों को। तो ये जो प्रश्न है, हाँ, अब पूछा गया है आपसे वो प्रश्न जो मैंने इससे पहले बोल दिया था। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो बेटा देखो, जब भी स्त्रीलिंग ऐसा मैटर आए तो अभी थोड़ी सी बात से आप लोग काम चला लेना। आपको ये शब्द लगाना है, कैसा, कैसी। ठीक है, कैसे लगाएंगे आइए चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जैसे पहला आपको ऑप्शन दे रखा है भाषाएं, तो मैं ऐसे बोलूँगा कैसा भाषाएं या कैसी भाषाएं, किसके साथ मैच कर रहा है? दोबारा से सुने, कैसा भाषाएं या कैसी भाषाएं, तो आप कहेंगे सर कैसी भाषाएं। तो यदि कोई शब्द कैसा के साथ मैच कर रहा है तो बेटा वो होगा हमारा पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। और कैसी के साथ यदि लगेगा तो वो हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषाएं जो हैं वो हमारा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। जबकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। आइए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा देश। पहला ऑप्शन देश, भाषाएं, दूसरा ऑप्शन है हमारा देश। तो देश में लगा के देखते हैं बेटा, कैसा देश या कैसी देश, लगा करके देखें, खुद लगा करके देखें ऐसे, कैसा देश या कैसी देश, तो आप कहेंगे कैसा देश। तो बेटा ये किस प्रकार का शब्द हुआ? पुल्लिंग। तो यही तो पूछा है आपसे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये देश शब्द ही हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। और बेटा विस्तार से हम वहाँ बात करेंगे। अभी मेरे विचार से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। आगे वाले ऑप्शन भी हम एक बार लगा के देख लेते हैं इनके साथ। तो अगला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, कौन सा है? नदियाँ। तो बेटा बताओ, नदियाँ ऑप्शन है, बताओ ये कैसा है? इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो कैसा नदियाँ या कैसी नदियाँ, बताओ किसके साथ इसका मैच सही बन रहा है? कैसा नदियाँ या कैसी नदियाँ? आप कहेंगे कैसी नदियाँ। समझ पा रहे हैं ना आप सभी? तो कैसी नदियाँ यानी कि ये कैसा है? हमारा स्त्रीलिंग है, जबकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है पुल्लिंग। समझ रहे हैं ना आप? और लास्ट ऑप्शन जो है वो है आपका बोलियाँ। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। कैसा बोलियाँ या कैसी बोलियाँ, तो आप कहेंगे कैसी बोलियाँ। तो ये भी हमारा कैसा होगा? स्त्रीलिंग। मेरे विचार से आप पूरी बात को समझ पा रहे हैं। और जो बेटा इस लाइक के बटन को दबाने से अभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में रह गए हैं, तो बेटा ये काम कर दो। ठीक है, ये प्रेम दिखाने का मौका है, इसे दिखा दो। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न भी हमारा अलंकार को लेकर के है। इस बार उन्होंने क्या किया कि अलंकार की लाइनें दे दी बेटा। और बेटा जो हमारे पुराने छात्र हैं जो ऑफलाइन में हमसे पढ़ते हैं, तो वो तो बेटा देखते ही समझ गए होंगे कि हाँ ये वाला तो पढ़ा हुआ है हमारा। तो बेटा अलंकार तो कभी बाहर आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये मैं लिख देता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि अलंकार की पहचान हम कैसे करते हैं। तो बेटा उदाहरण है, 3 बेर
तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, खाती हैं। ये लाइन आपको दी गई है और पूछा गया है अलंकार बताइए। तो बेटा देखो, इसमें मुझे ये बताओ कि ऑप्शन कौन कौन से। जब भी अलंकार पूछा जाए तो पहले एक बार ऑप्शन पर नज़र मारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बेटा अलंकारों की संख्या तो काफ़ी है कि नहीं? काफ़ी है। हमारे शब्दालंकार हैं, अर्थालंकार हैं, फिर व्यालंकार हैं, इनके भी भेद हैं। तो ऑप्शन से थोड़ी सी हमें जल्दी ये बात पता पड़ जाती है कि आखिर कौन सा अलंकार है। तो बेटा देख पा रहे होंगे आप, सबसे पहला उदाहरण है इसमें, मैं लिख देता हूँ उदाहरण, उपमा। दूसरा दे रखा है आपको श्लेष। तीसरा उदाहरण है आपके सामने वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। और चौथा उदाहरण वही है जिसको आपको ढूंढना है, पर कैसे, आइए बात कर लेते हैं इसकी। तो देखो बेटा, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले शब्दालंकार की हम बात करते हैं कि शब्दालंकार में से कौन सा है। तो देखिए, अनुप्रास हमारा इस ऑप्शन में है नहीं, तो उसके बारे में तो सोचना है ही नहीं। अनुप्रास के बाद हमारा कौन सा आता है? यमक। तो यमक की क्या पहचान होती है? यमक की ये पहचान होती है बेटा, परिभाषा ये है इसकी कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ये आ सकती है परिभाषा वे कि उस अलंकार को बताइए जिसमें कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किसकी परिभाषा है? यमक अलंकार की। देखते हैं इनमें कौन सा शब्द दो बार आया है। तो देखो बेटा, एक तो आप देख पा रहे होंगे बेर, इधर भी है, और एक शब्द ये भी है हमारा बेर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमें तो ये तीन भी दिखाई दे रहा है, तीन ये है और तीन ये है। तो देखो बेटा, कब होता है यमक अलंकार कि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों शब्दों के अर्थ भी एक ही हों, अलग अलग। कैसे? तो देखो बेटा, तीन बेर खाती थी, अगर मैं इसको और अच्छी तरह आपको समझाना चाहूँ तो ये बात बेटा उस समय की है कि जब सीता जी को जानते हैं आप? हाँ, अभी जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है वहीं पहुंच गया हूं मैं, पहुंच जाओ। कि जो सीता जी हैं तीन बेर खाती थी जब वे जंगलों में रहती थी। देखो, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं, यानी कि यहां पर आपको समझना है कि सीता जी की दो कंडीशन आपको दिखाई गई है कि सीता जी जब महलों में रहती थी, ठीक है, वनवास से पहले, तो वो तीन बेर, बेर का मतलब है तीन बार खाना खाती थी वे। तीन बार, सुबह दोपहर शाम। समझ पा रहे होंगे आप कि जब वे महलों में रहती थी तो तीन बार खाना खाती थी। बेर का मतलब हुआ बार। ठीक है, वे तीन बेर खाती हैं। लेकिन अब जब वो जंगलों में हैं तो वे तीन बेर, बेर यानी कि फल, बेरिया वाला, समझ रहे हैं ना आप? तो देखा आपने कि यहाँ पहले बेर का अर्थ हमारा बार है और दूसरे बेर का अर्थ है फल। ठीक है, तो बेटा जब कोई शब्द एक बार आए, जब कोई शब्द दो बार आए और उसके अर्थ कैसे हों? अलग अलग हों। यहाँ तो तीन तीन का अर्थ एक ही आ रहा है, यहाँ भी तीन बोला मैंने, वहाँ पर भी तीन बोला। पूछा जा सकता है यमक अलंकार किस शब्द की वजह से है, या ये पूछा जा सकता है पहले बेर का अर्थ क्या होता है। कोई भी प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के आए, आपको सतर्क रहना है। और ये विश्वास रखिए, जो चैनल के साथ हों, जो चैनल के साथ हैं, उनका अहित नहीं हो सकता है बेटा। वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि पहले बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का अर्थ है हमारा फल। तो इसका जो सही जवाब है वो है यमक अलंकार। वक्रोक्ति क्यों नहीं है बेटा? थोड़ी थोड़ी बात हम इसके बारे में कर लेते हैं। तो बेटा वक्रोक्ति में क्या होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात का जब श्रोता कोई भिन्न अर्थ लगाता है तब वहाँ होता है वक्रोक्ति। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। श्लेष के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि जब कोई शब्द केवल एक बार आए और उसके अर्थ कैसे हों? अनेक हों या एक से ज़्यादा हों,
ठीक है। और यहाँ देखिए ये कौन सा है, उपमा। तो उपमा के बेटा वाचक शब्द होते हैं सासी से सरिसम, तो ऐसा कोई शब्द इसमें दिख नहीं रहा, इसीलिए ये उपमा भी नहीं है। बेटा मेरे विचार से आप मेरी बात से सहमत होंगे और समझ पा रहे होंगे ये कौन सा अलंकार है। आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। देख रहे हैं ना आप सभी, एक बार पढ़िए, ऑप्शनों को भी पढ़ लिया करो बेटा एक बार। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, ठीक है। और पूछा क्या है बेटा इस वाक्य में आपसे, इसमें पूछा है आपसे कि यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। तो बेटा अमरूद तो मीठे होते हैं कि नहीं होते, लेकिन देखिए शब्द कौन सा लगाया, इलाहाबादी, यानी कि एक विशेष स्थान की बात हो रही है आपसे। तो इसका मतलब है जो इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा, हमारा स्थान, इलाहाबादी अमरूद, यानी कि इलाहाबादी स्थान वाले। समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सूक्ष्म में ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा, ठीक है, जिससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। आज हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप केवल पेपर का टाइप देख पाएँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि ये जो कहानी शब्द है इसका आपसे बहुवचन पूछा है और ऑप्शन आपके सामने है। तो बेटा थोड़ी सी बात इसके बारे में बता दूं, इम्पोर्टेंट है। ये कहानी हमारा कैसा है, एक वचन, पूछा क्या है इसका, बहुवचन। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए इस बात का, किस बात का, कि यदि कोई शब्द ऐसा है कि जो ई पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, चाहे छोटी ई पर ख़त्म हो चाहे बड़ी ई पर ख़त्म हो, और हमें उसका बहुवचन बनाना है, तो बेटा ये जो बड़ी ई होती है ये छोटी ई में बदल जाती है, ठीक है। अगर मैं पुस्तक के शब्दों में बात आपसे करूं तो पुस्तक कहती है कि बड़ी ई को हटा करके ये ईयां शब्द में जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे समझें तो दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर आपको लास्ट में बड़ी ई दिखाई दे रही है तो बहुवचन बनाते समय इसको छोटी ई में बदल देते हैं और पीछे यहाँ लगाएंगे, कैसे, ऐसे, ये देखो कहानियाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आ रही होगी आपके बात। अच्छा एक गलती मत कर देना तुम, कौन सी वाली, कि यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि तिथि का बहुवचन निम्न में से कौन सा है, तो ये छोटी ई की बड़ी ई नहीं करनी है, चाहे छोटी ई हो बेटा चाहे बड़ी ई हो, यदि हम बहुवचन बनाएंगे तो बेटा ये हमेशा छोटी ई लगानी है। इसका बन जाएगा क्या हमारा, तिथियां, ठीक है बेटा। तो बेटा आप लोगों ने देखा, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से हमें बहुवचन बनाते हुए सावधानियां बरतनी है। और प्रश्न पूछा गया था कि कहानी का बहुवचन, तो बेटा आप लोग इस वाले ऑप्शन को देख लेंगे। बताओ देख लोगे कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ जरा, ऑप्शन जरा कमेंट में जरा टाइप करके बताओ इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये देखना है, ठीक है। तो आप मुझे ज़रा कमेंट करना, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ बच्चे मेरी बातों को बड़ी गंभीरता और बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है बेटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो देखो बेटा ये प्रश्न तो देखते ही लग जाना चाहिए, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा जो विकल्प है हमारा वो सही है। तो बेटा ये देखो अभिराम, क्या है ये, अभिराम, और इसका अर्थ भी याद रखो बेटा, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्या अर्थ होता है इसका, सुंदर। जैसे आपने शब्द देखा होगा नयनाभिराम, नयनाभिराम, यानी कि जिसके नयन सुंदर होते हैं उसको कहते हैं हम नयनाभिराम। यहाँ पर पूछा है केवल क्या, अभिराम, तो अभिराम का अर्थ होगा हमारा सुंदर। यहाँ तो केवल इतना पूछा है शुद्ध बताइए, तो आपको ये अभिराम यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे
थोड़ा सा मैं यहाँ से ये चीज़ें हटा दूँ जिससे कि आपको अगर कोई तथ्य समझाना होगा तो आप लोग समझ पाएंगे उसे। ठीक है बेटा, ठीक है। पढ़ लीजिए ज़रा एक बार क्वेश्चन को कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसको दी जाती है। तो बेटा ये जो प्रश्न है ये साहित्य का प्रश्न है। किसका है? साहित्य का। और साहित्य के प्रश्न आप लोग पेपर को देख करके समझ ही पा रहे होंगे कि साहित्य के भी प्रश्न आएंगे। तो बेटा ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी नज़र में, चलो कुछ तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाकी इसके लिए भी हमें अलग से तैयारी करनी होगी। ठीक है। तो बेटा जो आंचलिक उपन्यासकार हम कहते हैं वो कहते हैं फणीसरनाथ रेणु को। किसको कहते हैं? फणीसरनाथ रेणु। यानी कि जो ऑप्शन हमारा सही है वो होगा डी। ठीक है बेटा, ठीक है। और आइए कुछ साहित्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। आप अपना पेन और कलम तैयार रखना बेटा। ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपसे अगर पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट, समझ रहे हैं ना बेटा आप? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो बेटा ध्यान रखना इसका आंसर होगा हमारा क्या? सूरदास। क्या होगा? सूरदास। ठीक है। आइए अगला प्रश्न समझते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है बेटा कि मुहावरे, क्या पूछा जा सकता है? कि मुहावरों, आपसे पूछा जाएगा कि मुहावरों की पाठ्यपुस्तक निम्न में से किसको कहा जाता है? प्रश्न दोबारा सुन लें एक बार कि मुहावरों की पाठ्यपुस्तक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, एक उपन्यास है ठेठ हिंदी के ठाठ। ठेठ हिंदी के ठाठ, ये एक पुस्तक का नाम है। प्रश्न दोबारा से समझ लें इसे, मुहावरों की पाठ्य पुस्तक किसको कहा जाता है? तो ये एक पुस्तक का नाम है, एक उपन्यास का नाम है। क्या नाम है? ठेठ हिंदी के ठाठ। और ये जो उपन्यास है वो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखें, हरिऔध। प्रश्न कैसे आएगा? या ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के किस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक के नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी कौन सा उपन्यास है? ठेठ हिंदी के ठाठ। कभी कभी ऑप्शन में ये ऐसे भी आ जाता है, किसी किसी किताब में ऐसे भी लिख रहा है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है, समझ लेना इस बात को। आइए देखिए बेटा, यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि हरिऔध का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो बेटा हरिऔध एक उपनाम है। ठीक है। तो हरिऔध के नाम से किसको जाना जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। ठीक है। प्रश्न समझिए कैसे आएगा। प्रश्न समझना जरूरी है बेटा, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे और आपको सतर्क रहना है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि हरिऔध का पूरा नाम बताइए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो बेटा आप लोगों ने देखा ही, ये समझ रहे होंगे प्रश्नों का टाइप कैसे होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और समझ लेते हैं। देखिए बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उपन्यास सम्राट निम्न में से किस लेखक को कहा जाता है? प्रश्न समझना ध्यान से, प्रश्नों का ही समझना है बेटा। हिंदी लिखने पढ़ने से ज़्यादा समझने की है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो बेटा, उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्रेमचंद जी को। किसको? प्रेमचंद। कौन है प्रेमचंद? उपन्यास सम्राट। समझ रहे हैं ना आप बात को? ठीक है।
और देखो बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, या बचपन का नाम क्या था। तो आप लोग इसे नोट कर लेना, धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा था। तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, और आप लोगों को बढ़िया तरह से उसे उतार लेना है। असरारे क्या है? ये उपन्यास का नाम है। किसका नाम है? उपन्यास। कौन सा उपन्यास है? पहला उपन्यास है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है। ये ध्यान रखना है। ये ऑप्शन आपको तब टिक करना है जब प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रेमचंद जी के पहले उपन्यास को पहचानिए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, उपन्यास सम्राट हैं ये, ठीक है, इसीलिए इनका पता होना चाहिए। तो असरारे क्या है पूरा नाम? असरारे माआवेद। ये प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है। समझ गए? ठीक है। और बेटा ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय का पूरा नाम है, ठीक है। और शिव, ये सुमन उपनाम से किसको जाना जाता है? तो शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। ठीक है। और बेटा हम अन्य वीडियो में भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा मामला, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रश्न नंबर पर हम चल रहे हैं। और बेटा 40 प्रश्न हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ लें। ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इसकी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगला प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक बार पढ़ लो बेटा पूरा प्रश्न। हाँ, ऑप्शन भी देखेंगे बेटा इसके साथ साथ। तो प्रश्न है बीजक के रचनाकार कौन है? तो बेटा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बीजक ग्रंथ है इसकी रचनाकार कौन है? कबीर। कौन है? कबीर। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि बीजक के 3 भाग हैं। पहला है आपका साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमैनी। बेटा पूछा जा सकता है कि बीजक का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? साखी, सबद, रमैनी। अब ये पूछा गया है कि बीजक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो कौन है बेटा? कबीर। ऑप्शन बताइए कौन सा है? डी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे विचार से आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन का विलोम बताना है। तो देखो बेटा, बंधन का विलोम क्या होगा? बंधन मतलब समझो, यानी कि किसी के बंधन में होना, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र तो जब होता जब हमसे ये पूछा जाता कि परतंत्र का विलोम बताइए, तब आपका जवाब क्या होता? स्वतंत्र। इसका मतलब है बंधन का ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने? कैद। तो बेटा कैद और बंधन तो कैसी बात है, दोनों एक जैसी हैं। हमें विपरीत पूछा है, विलोम पूछा है। अगला ऑप्शन पे पहुंचते हैं। अगले ऑप्शन पे अगला ऑप्शन है मुक्ति। क्या है? मुक्ति। तो बेटा बंधन यानी कि बंधा हुआ और मुक्ति का मतलब है मुक्त हो जाना, तो यही इसका क्या होगा? विलोम होगा, ठीक है। और वैसे हम अगले ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि बंदी। तो बेटा बंदी का भी मतलब यही है बंधन, हमें तो विलोम बताना है ना, ठीक है। समझ गए ना पूरी बात को? हाँ ठीक है। अच्छा बेटा एक बात और याद रखना, बाई चांस ये मुक्ति जो है ऑप्शन में ही नहीं होता, हाँ हो सकता है, और आपसे फिर पूछा जाता कि बंधन का विलोम पहचानिए, और मुक्ति तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो बेटा इसका ध्यान रखना, मोक्ष भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मोक्ष, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और वो लग रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और पढ़िए जरा इसे ध्यान से। तो आपसे पूछा गया है, एक लाइन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको पूरा कीजिए। तो बेटा ये जो लाइन है वो एक महान कवि हुए रसखान, ये मुसलमान थे और मुसलमान होते हुए भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, ठीक है। तो देखो उन्होंने कितनी सुंदर लाइनें लिखी हैं।
और आपसे पूछा जा रहा है एक खाली जगह के माध्यम से कि बताइए इसमें क्या आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। और बेटा कुछ जो विशेष कवि होते हैं उनकी हमें पद्यांशों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रसखान जी की पंक्तियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो जो पहली लाइन जब ये स्टार्ट हुई है तो ये है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और फिर ये लाइन है कि जो खग हों तो बसेरो कर्यों, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कौन सा शब्द का नहीं है यहाँ पर? कदम्ब। तो देखिए बेटा रसखान जी ने इसमें समझाया है कि यदि मुझे जन्म मिले, भाई जन्म लेने में मनुष्य के तो हाथ में कुछ होता है नहीं, जो कुछ है वो किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से विनती की है इसमें कि मानुष हो तो वही रस खान, यानी कि यदि आप मुझे मनुष्य का जन्म दें तो मुझे कहाँ दें? तो उन्होंने अपनी इच्छा जागृत करी है। तो बेटा इस लाइन में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो खग हो तो, यानी कि यदि आप मुझे पक्षी बनाएं, खग, खग माने क्या है? पक्षी। यदि आप मुझे पक्षी बनाएं तो मेरा निवास स्थान कहाँ होना चाहिए? कालिंदी। ये ध्यान रखना, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। कूल, कूल का मतलब है किनारे पर, यानी कि यमुना नदी के किनारे पर ही मेरा बसेरा हो, यानी कि मेरा घोंसला कहाँ हो? यमुना के किनारे हो। तो बेटा ऐसी कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जो मुख्य मुख्य कवि हैं, उनकी लाइनें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये भी मिले। आइए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो इसमें आपका कदम्ब आ गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लगाइए। तो अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है बेटा? कि अज्ञेय जी की किस कृत के लिए उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे समझ लेना ध्यान से। बेटा देखो हिंदी के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो सबसे सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार होता है, वो यही होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। पूछा जा सकता है कि हिंदी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और बेटा इसमें 11 लाख रुपए जो हमारे कवि या लेखक होते हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहला हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा हिंदी के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। वैसे ये सबसे पहले एक मलयालम के हुए जी शंकर कुरूप। कौन हुए हैं? जी शंकर कुरूप। क्योंकि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 22 भाषाओं में से यदि कोई लेखक किसी भी भाषा में लिख दे, ठीक है, 22 भाषाएं हैं हमारी, उनमें से कोई लेखक चाहे किसी भी भाषा में लिख दे, ये हर लेखक को मिलेगा। चाहे मलयालम वाला कोई लिख दे या कन्नड़ में लिख दे या तमिल में लिख दे, तो सभी लेखकों को ये मिलता है। इसीलिए बेटा ये सबसे बड़ा हमारा पुरस्कार होता है। और 1984 से पहले ये एक कृति के लिए मिल जाता था। जैसे किसी लेखक ने कोई अच्छी एक किताब लिख दी तो उसको ये सम्मान मिल जाता था। लेकिन बेटा 1984 के बाद ये पूरे साहित्यिक क्षेत्र पर मिलता है। ये देखा जाता है कि उन्होंने साहित्य के लिए कितना योगदान किया। लेकिन बेटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी के क्षेत्र में निम्न में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सबसे पहले, ठीक है, पहले हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला है? तो बेटा पुस्तक थी हमारी चिदंबरा। कौन सी पुस्तक थी? चिदंबरा। और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। ये चिदंबरा क्या है? पुस्तक का नाम है, मैं लिख देता हूं और इसको आप लोग नोट करके रखना, पुस्तक का नाम, ठीक है। पुस्तक का नाम है क्या? चिदंबरा। और ये कौन है? हमारे लेखक, ठीक है। तो ये हिंदी के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे पहला पुरस्कार था। और प्राप्तकर्ता कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। कृति का नाम क्या है? चिदंबरा, ठीक है।
आइए इसके बाद देखते हैं, जो दूसरी कृति थी वो थी हमारी उर्वशी। उर्वशी, ठीक है। और देखो थोड़ा सा समझना, उर्वशी, उर माने क्या होता है हृदय, और वसी का मतलब है बसना, यानी कि हृदय में बसना। तो बेटा हमारे हृदय में तो किसकी फोटो है, किसकी है बताइए बेटा? हमारे में तो राम जी की है, आपकी पता नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहने का मतलब है उर्वशी यानी कि हृदय में बसी। तो हमारे हृदय में क्या है? राम जी की फोटो। तो राम से याद आ जाएगा तुम्हें क्या? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये अगला मिला है, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये कृति है। तो बेटा कितनी नावों में कितनी बार, तो ये जो है ये किसकी है? अज्ञेय जी की है। तो बेटा अज्ञेय पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अ का मतलब मैंने आपको बताया है, यदि आप मेरी वीडियो निरंतर देख रहे हैं, अ का मतलब होता है न, यानी कि न गेय, जिसको जाना न जा सके। तो बेटा बताओ कितनी नावों में कितनी बार, कौन घूम के आया? हमें क्या पता है? जब हमें नहीं पता तो तुम्हें भी नहीं है। इसका मतलब है न गेय, यानी कि जाना नहीं जा सकता। तो ये याद करने का तरीका होता है, थोड़ा सा इसे रिलेट कर लेते हैं शब्द से, ठीक है, जिससे हमें याद रहे। तो कितनी नावों में कितनी बार, कौन है इसके राइटर? अज्ञेय। ठीक है, पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आइए अगली तरफ चलते हैं। अगली जो कृति है वो है हमारी यामा, और प्राप्तकर्ता कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है। तो बेटा तुमने देखा होगा यामा नाम की एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। और देखिए ये महादेवी वर्मा ऐसी कवित्री हैं जो क्या चलाती हैं? यामा गाड़ी को चलाती हैं। तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। और बेटा इसके बाद तो ये जो है पूरे साहित्यिक क्षेत्र के लिए दिया जाने लगा 1984 के बाद में। तो ये पहले एक एक कृति के लिए मिलता था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और 84 के बाद तो बेटा पूरे साहित्यिक क्षेत्र यानी कि बहुत सारी किताबें लिखने के बाद मिलता था ये, ठीक है। तो यहाँ एक के लिए मिला है। सबसे पहला किसे मिला, किस कृति को मिला? चिदंबरा को मिला। कौन थे भैया प्राप्तकर्ता? लेखक या कवि सुमित्रानंदन पंत थे। उर्वशी दूसरे नंबर पर, प्राप्तकर्ता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगर मैं डेट की बात करूं, हाँ थोड़ा सा आप लोग अगर याद रख सकें तो ये भी रख लेना, चिदंबरा के लिए मिला है 1968 में, ठीक है। उर्वशी के लिए मिला है 1972 में, उर्वशी के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है कितनी नावों में कितनी बार, तो ये मिला है इन्हें 1978। और ये आता है आपका यामा। तो बेटा यामा में महादेवी वर्मा जब यामा गाड़ी चला रही थी तो उन्होंने कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया था? 82 का। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग समझ लें इस बात को, ठीक है, ठीक है। आइए बिंदु को लेकर के थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे, पर एक बात और ध्यान से समझ लेना कि हिंदी के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार मिलता है वो कौन सा है? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ के बाद में जो पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी। कौन सा है? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी। अब मैं बातें बोल रहा हूं क्योंकि बेटा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट करते रहें इन चीज़ों को, कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है हिंदी भाषा के क्षेत्र में, समझ रहे हैं ना आप। और जो सबसे पहले जिनको मिला है तो मिला है हिमतरंगिणी, ये कृति का नाम है। क्या है? हिमतरंगिणी। तो हिमतरंगिणी कृति है, और जो लेखक थे यानी कि जो कवि थे हमारे प्राप्तकर्ता वो थे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला पुरस्कार व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। ये हिंदी के क्षेत्र में तीसरे पुरस्कार की बात कर रहा हूं बेटा मैं। और ये जो है पुरस्कार, ये जो मिला है वो है हमारे जो प्राप्तकर्ता हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसे आपके लिए नोट ही कर देता हूं। व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं हम, तो जो प्राप्तकर्ता लेखक है वो है रामविलास शर्मा। कौन है हमारे? रामविलास शर्मा। और इनकी कृति क्या थी ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, ठीक है। किस लेखक को मिला है? बात कर रहे हैं व्यास सम्मान की। तो सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता हैं कौन है भाई? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, ठीक है। और कौन से हैं? कृति का नाम है भारत के
प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये इनकी कृति का नाम था जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और वो है आपके व्हाइट बोर्ड पर। पढ़ लो बेटा प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न जो आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है हमारा कि भैया कौन सा प्रश्न है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। यानी कि ये पूछा जा रहा है संयोग जो शब्द है इसमें उपसर्ग और मूल शब्द। थोड़ा सा बेटा मैं तेज बताऊंगा तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। तो जो हमारा संयोग शब्द है, ये देखो ऊपर लग रहा है अनुस्वार, तो ये है सम धन योग। तो बेटा ये होगा हमारा उपसर्ग और ये होगा हमारा मूल शब्द। यही हमसे पूछा है कि संयोग में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। तो बेटा ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा मूल शब्द है। तो ये ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। देख लीजिए एक बार प्रश्न को ध्यान से। निम्न में से जो समानार्थी नहीं है, यानी कि ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से रिलेट नहीं है, वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन शुरू करते हैं ऑप्शन डी से। तो डी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि डी में है आपका द्रव्य और वित्त है बेटा। तो देखो बेटा द्रव्य, ये जो द्रव्य है इधर लिख देता हूं जिससे आपको प्रश्न थोड़ा साफ दिखाई दे। तो ये द्रव्य, इस द्रव्य का मतलब होता है धन, और इसको क्या कहा जाता है? वित्त भी कह देते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा वित्त विधेयक, यानी कि धन से ही संबंधित मामला है। तो ये दोनों तो बेटा एकदम सटीक हैं, यानी कि ये इससे मैच कर रहा है। आइए सी ऑप्शन को देखते हैं हम। उसमें लिख रहा है केला और कदली। तो बेटा ये हमारा तत्सम रूप है। जो केला होता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? कदली फलम, यानी कि कदली। तो कदली हमारे को क्या है? केला, यानी कि ये भी इससे मैच कर रहा है। हमें अनुपयुक्त यानी कि जो समानार्थी नहीं है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, समझो इस बात को, उसे पहचानना है। आइए बी ऑप्शन को देखते हैं। उसमें लिख रहा है केस और बाल, यही तो लिख रहा है। तो बेटा केस का मतलब क्या होता है? बाल ही होता है। तो जब ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे से रिलेट हैं तो इसका मतलब हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। और अगर इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लिख रहा है बादल और नीर। तो बेटा नीर माने तो जल है, ये तो पानी का पर्यायवाची है, ये इससे रिलेट नहीं हो पा रहा ना। हाँ अगर ये जलद होता या ये नीरद होता तो ये दोनों समानार्थी होते, लेकिन अभी हमारा यही जवाब बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग एक बार देख लें इस प्रश्न को ध्यान से। तो बेटा देखिए ये भी रिक्त स्थान की पूर्ति। आप समझ पा रहे होंगे कि एसआई के प्रश्न पत्र में साहित्य से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और हमें कितनी चतुराई से इस वर्दी को प्राप्त करना है। बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, पर आप चिंता ना करें। और देखो लाइक वाइक तो दबा दिया करो, जब भी तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रेम दिखाओ बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें है, तो चलिए ऐसी लाइनें हम बना देंगे। जो 21वें नंबर का प्रश्न है ये आपका, तो ये कवि हुए हैं एक देव। ठीक है, जो कवि हुए हैं देव। तो ये जो पंक्ति हैं कि आंख खोल देखो तो न खाली जगह, न खाली जगह। तो बेटा इसमें जो सी ऑप्शन है हमारा, घन और घनश्याम। आंख खोल देखी तो, यानी कि जब मैंने आंखें खोली तो न तो घन है, घन का मतलब होता है बादल, और ना घनश्याम यानी कि न श्री कृष्ण है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल सही मैच कर रहा है। बाकी ज़्यादा लंबा हो जाएगा विस्तार से हमारा मामला, इसलिए बेटा मैंने सूक्ष्म में आपको समझा दिया है। और देखिए 40 प्रश्न हमें पूरे करने थे, पर बेटा समय या वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और समय भी हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है।